Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज को, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो चैप्टर नंबर 2 है स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी का, उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज इंस्क्रिप्शंस, कि भाई इंस्क्रिप्शंस हमको कैसे मददरूप करते हैं टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए किस तरह से हमको पुरातात्विक आधार के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले, खास करके अभिलेख मिले हैं, पत्थरों के ऊपर मिल रहे हैं, स्टोन के ऊपर मिल रहे हैं, मेटल सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं, हमको और भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, टेम्पल्स की वॉल के ऊपर मिल रहे हैं, केव की वॉल के ऊपर कर रहे हैं, वो सब के सब हमको कैसे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में और हिस्टोग्राफी में मददरूप करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन रिगार्डिंग द एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12th एंड वी विल आर डिस्कसिंग द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE। हम लोग चर्चा कर रहे थे 600 BC से लेकर 600 CE तक भारतीय इतिहास में किस प्रकार का बदलाव हुआ, और बदलाव के तहत मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि भारत के अंदर इनफैक्ट ये पीरियड के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। इसमें पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। यही पीरियड के अंदर हमने समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिकल चेंजेस आए, इसी पीरियड के अंदर सोशल चेंजेस आए। हमने सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की। वी ऑल्सो सॉ कि यहाँ पे इनफैक्ट भारत के अंदर रिलीजन के भी चेंजेस होंगे। खैर रिलीजन को हमने पढ़ा नहीं है, बट इसको अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कि ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म है, ये इन दोनों का उद्भव इसी पीरियड के अंदर हो रहा है। इनफैक्ट आज का जो मॉडर्न हिंदुइज्म, जिसे आज की तारीख में हम लोग हिंदू धर्म के रूप में पहचानते हैं, वो भी इसी पीरियड के अंदर कार्यरत होगा, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। इनफैक्ट इसी पीरियड के अंतर्गत हमने आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया। वी हैड डिस्कस कि कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी पीरियड के अंतर्गत एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, है ना। और हमने ये भी देखा कि कल के क्लास के अंदर किस तरह से कॉइन्स को इशू किया गया है। इनफैक्ट कॉइन्स को सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जितना आप कॉइन्स को समझोगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में, उतने ही आपके इकोनॉमिक एडवांसमेंट और सोशल कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी जानकारी मिलती है सर। तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास के अंदर, और समझेंगे कि भारत के इतिहास में इंस्क्रिप्शंस का क्या महत्व है, मतलब अभिलेख जिसे हम लोग पहचानते हैं। एक्चुअली ये इंस्क्रिप्शंस का टॉपिक इस चैप्टर के शुरुआत में दिया गया था, जहां पे अशोक की थोड़ी बहुत बात की गई है, बट ओवरऑल हमको पता चलता है कि इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर हम लोग पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर, ठीक है। सो इन टुडे सेशन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस टॉपिक्स ओनली, जो हमने पिछले क्लास के अंदर देखे थे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने लास्ट क्लास को अटेंड किया था, और हम लोग इनफैक्ट क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे थे। और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले स्टोन एज आता है। स्टोन एज के अंदर हमारे पास जो एविडेंसेस है, उसमें कोई इंस्क्रिप्शंस के एविडेंसेस नहीं मिलते। इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल स्टोन एज दी प्री हिस्ट्री, मतलब एक ऐसा पीरियड जहां इतिहास का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट हुआ। वी सी द एडवांसमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट होता है, इंडस सिविलाइजेशन का एक्सपांशन होने की शुरुआत हुई, तो इट कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, जो 2600 BC के आसपास इसका ओरिजिन होने की शुरुआत होगी। देन वी सी द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक एज। हमने पिछले क्लास के अंदर यह थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी कि वैदिक एज का कैसे एक्सपांशन हो रहा है। खैर उसके ऊपर अलग से सेशन लेंगे। एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 है, उसमें वैदिक रिलीजन, वैदिक कर्म, वैदिक जो पूरी की पूरी आइडेंटिटी, उसके ऊपर बहुत सारे बेसिस लिखे गए हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वैदिक रिलीजन एज वेल, जैसे हम लोग आगे चलेंगे सर, ठीक है। तो करीबन 1500 BC से लेके 1000 BC तक का जो पीरियड था, यही पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ महाजनपदा, है ना। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक्चुअली यहाँ से ही कंक्लूड किया था, या यहाँ से ही देखा था। और 600 BC से महाजनपद का जब फॉर्मेशन होने की शुरुआत हुई, तो भारतीय इतिहास में कैसे बदलाव आते हैं वो समझे थे सर, ठीक है। ये महाजनपद का जो फॉर्मेशन होते होते इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मौर्य का एम्पायर बनने की शुरुआत होती है। और ये मौर्य एज को हम लोग कहते हैं 325 BC के आसपास का पीरियड। ये 325 BC से इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम BC कि यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। मौर्य का डिक्लाइन हुआ, और पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 200 BC के आसपास का पीरियड आपको दिखेगा, और वहां से जीरो क्रॉस करते हुए आप इस साइड चले जाओगे 300 CE तक। ये पीरियड से ही गुप्ता पीरियड की शुरुआत होगी। ये गुप्ता 550 तक चलता रहेगा, और 550 तक आते आते वी कम टू नो अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता, और इसी को ही पोस्ट गुप्ता पीरियड के रूप में पहचानते हैं। ये इसी को ही इतिहास के अंदर अर्ली मिडिवल इंडिया के रूप में भी पहचानते हैं। ये जो अर्ली मिडिवल है, मतलब प्रारंभिक मध्यकालीन युग है, इसको हम लोग आगे के क्लासेस के अंदर करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है। सो विल नॉट बी स्टडिंग। अब मुझे आपको ये बताना था, ये जो महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ और वहां से लेके ये जो गुप्ता और अर्ली मिडिल पीरियड है,
इसमें सबसे मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है सर? ठीक है, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दोनों के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको आर्कियोलॉजी दिखेगा, और कल मैंने आपको आर्कियोलॉजी के अंतर्गत बताने की कोशिश की थी कि आपको दो सोर्सेज दिख जाते हैं। एक सोर्स दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं कॉइन्स, है ना। तो कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमने कल के क्लास के अंदर देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि इसी के अंदर से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, और मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिख जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब बेसिकली एक हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी हुई कहानी, और इसको भी हम लोग सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में कंसीडर करेंगे सर। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग यही देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस का महत्व क्या है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इंडिया में इंस्क्रिप्शंस की स्टडी का डेवलपमेंट कैसे हुआ सर। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, और इसी से ही हम लोग ये चैप्टर को कंक्लूड भी करेंगे। वी विल ऑल्सो बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर विद द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, है ना। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर मैं आपको एनसीईआरटी करवाऊंगा। बट यूपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बियॉन्ड एनसीईआरटी भी करने की आवश्यकता होती है। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर आइए। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टीच इन द प्लस, आई टीच जीएस एंड ऑप्शनल हिस्ट्री बोथ। बहुत ही कॉन्क्लूसिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको करवाऊंगा। फायदा आपको ये होगा कि आपको प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी आराम से हो जाएगी, इंक्लूडिंग जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी नया कोर्स मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का हमने शुरू किया है 14 जुलाई से। इसके लाइव कोर्सेज होते हैं, इसको आप रिकॉर्डेड भी देख पाते हो। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। हमारी एक बैच चल रही है जो है जीएस की क्रैश कोर्स की बैच। ये क्रैश कोर्स की बैच मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, और इसके बाद हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच को भी लॉन्च करेंगे। आप इसको भी जरूर से अटेंड करिएगा। आज की तारीख के अंदर अनअकैडमी के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, जीएस ऑप्शनल सब कुछ मिला के टोटल हो रहा है 57,000। इनफैक्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप 1 अगस्त के पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको अप टू 45% डिस्काउंट मिल रहा है विद दिस कोड PN लाइव। आपको आज की तारीख के अंदर ये 57,000 भी नहीं, इनफैक्ट इट विल बी 49,600 फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉम्बो ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल। तो अगर आपको तैयारी करनी अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माय सेशंस। फीस बढ़ जाएगी 1 अगस्त के बाद, द फीस आर इंक्रीजिंग। सो मैं आपको फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो कभी भी लीजिए। 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने के ऊपर आपको अश्योरेंस दी जाती है अनअकैडमी के द्वारा कि अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। इसके सिवाय आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जीएस और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 साल की फीस 49,680। EMI फैसिलिटीज अवेलेबल। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जहां पे आपको मेंटरशिप मिलेगी। एक डेडिकेटेड मेंटर अलॉट किया जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में गाइडेंस की और मेंटर की बहुत आवश्यकता होती है, वो भी अनअकैडमिक तरफ से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। बाकी 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एक्सटेंड कराया जाता है। आपको भी पता है कि अगर आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन टुडे ऑन 27 जुलाई, योर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड अप टिल मेंस 2022। मतलब अगर अक्टूबर 2022 के अंदर होती है तो तब होगा। अगर आप आज 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 27 जुलाई से, तो योर सब्सक्रिप्शन विल बी वैलिड टिल मेंस 2023, और इसके अंदर आपकी बुक सेट कवर हो जाएगी। इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जो रेफरेंस सेट है वो आपका इंक्लूड हो जाएगा, मटेरियल कवर हो जाएगा। हमारी स्लाइड्स हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो और लोन की फैसिलिटी, तो फिर इसके आपको आवश्यकता और ज्यादा होगी नहीं। तो आप जरूर से जुड़ जाइएगा हम लोग के साथ। 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब भी सब्सक्रिप्शन ले, ऑलवेज यूज दिस कोड PN लाइव, गेट 10% ऑफ द फीस। स्पेसिफिक ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पर ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में यही होगा कि यू आर पेइंग अराउंड 25,000 रुपीज। इससे अच्छा इट्स बेटर कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बाइन लीजिए और इंटरव्यू तक की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर आपको फीस के अंदर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनअकैडमी की स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए। एवरी संडे 11 बजे हम लोग कॉम्बैट के एग्जाम लेते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे और अच्छा रैंकिंग लेके आओगे, लाइव रैंकिंग होता है इसके अंदर, तो अनअकैडमी आपको 100% की स्कॉलरशिप देगी। 50% की, 75% की स्कॉलरशिप दे रही है। तो आप तैयारी के लिए पुश कीजिए। वी आर हियर फॉर योर सॉल्यूशन, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। मोस्ट वेलकम है आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। नई बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, पुरानी बैचेस को देख सकते हो, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। इनफैक्ट फ्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप फी पे नहीं करना चाहते हो तो इसको भी आप PN लाइट डिस्काउंट कोड के साथ देख सकते हो और इसको अटेंड कर सकते हो। खैर चलते हम लोग इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। इंस्क्रिप्शंस का डिस्कशन कर रहे थे, और इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, अब याद रखेगा कि भारत में इंस्क्रिप्शंस का महत्व एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों है। उसके पीछे का कारण यह है कि जब भारत में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, व्हेन द हिस्टोरिकल राइटिंग टुक प्लेस,
तो हिस्टोरिकल राइटिंग के अंदर एक सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा था कि भारतीय इतिहास को कैसे समझा जाए सर, ठीक है। सो व्हेन द ब्रिटिश केम इनिशियली इन इंडिया दे स्टार्टेड हाईलाइटिंग द इंडियन हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो मतलब जैसे आप देखोगे तो प्रिंसेप जैसे लोग दिख जाएंगे, या विलियम जोन्स इनके पहले थे, चार्ल्स विल्किन जैसे लोग हुआ करते थे, जो भारतीय संस्कृति को और भारतीय कल्चर को समझने के लिए साहित्य का आधार बनाते हैं। साहित्य का मतलब है लिटरेचर का सर, ठीक है। और इनका मानना था कि हम लोग पुराने इंडिया की लिटरेचर की किताबों को पढ़ेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कॉइन्स मिलने की शुरुआत हुई, कॉइन्स के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। अब कॉइन्स के साथ साथ दे ऑल्सो स्टार्टेड हाईलाइटिंग द इंस्क्रिप्शंस, है ना। अब उसमें आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन सबसे प्रोमिनेंट दिखेंगे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, शायद तक मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, है ना। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शंस क्या होता है सर, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस की डेफिनेशन याद रखिएगा कि इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एंग्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल एंड पॉटरी सर, है ना। स्टोन, मेटल और पॉटरी के ऊपर जो लिखापट्टी होती थी उसे हम लोग इंस्क्रिप्शन के रूप में पहचानते हैं। तो कोई भी प्रकार की एंग्रेविंग देखेगी, राइटिंग दिखेगी हार्ड सर्फेस के ऊपर, उसको इंस्क्रिप्शन दिखेंगे। ये मेटल के अंदर आपको इनिशियली कॉपर दिख जाएगा, कॉपर के बहुत सारे प्लेट्स दिखते हैं जिसे हम लोग ताम्रपत्र कहते हैं या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज के द्वारा इशू किए गए थे और वहां से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं सर, ठीक है ना। सो इंस्क्रिप्शन का नेचर क्या होता है, इसके अंदर लिखा गया है कि दे रिकॉर्ड अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड आइडियाज ऑफ दोस कमीशन एंड देन एक्सप्लॉइट द किंग्स, है ना, इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग। राजा के गुणगान गाते हैं, डोनेशन इंस्क्रिप्शंस होते हैं और उसके साथ साथ उसके धर्म को भी इसके अंदर लिखा गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्क्रिप्शन को समझे क्यों सर, है ना। इंस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर हम लोग कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और भारत में सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस किसने इशू किए थे सर, ठीक है। तो जैसे हमने कल के क्लास के अंदर समझने की कोशिश की थी इन यस्टरडेज क्लास, मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो उसी तौर के ऊपर हम लोग आज देखेंगे कि हाउ इंस्क्रिप्शंस आर हेल्पफुल एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, है ना। कि इतिहास के अंदर जो इतिहास का निर्माण करने की या इतिहास का जो पुनर्लेखन करने की इनफैक्ट महत्व है, उसमें किस तरह से हमको मदद करते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस में भी आपको वही प्रश्न आएंगे, वही 3-4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो हु इशूड इट सर, है ना, समझ में आया कि किसने इशू किया है, कोई राजा ने इशू किया है, या कभी कभी आप देखोगे तो इंस्क्रिप्शन को इशू करने वाले कॉमन मैन दिखेंगे, या मैं कहूँगा कोई व्यापारी दिखेंगे या मर्चेंट दिखेंगे सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि 2-3 प्रकार के लोग देख सकते हैं। एक तो राजा ने इशू किया होगा, कोई रूलर ने इशू किया होगा सर, राइट। दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको इसी प्रकार का इंस्क्रिप्शन कोई मर्चेंट्स के द्वारा, व्यापारी के द्वारा दिख जाएगा सर, ठीक है ना। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इंस्क्रिप्शन के ऊपर जनरली डेट लिखी होती है, तो इससे हमको पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन किसने इशू किया था और बेसिकली कब इशू किया गया था सर, ठीक है। सो एट टाइम्स वी कम टू नो अबाउट द डेट ऑफ ओरिजिन, है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन के ऊपर जितनी भी डेट्स लिखी है, ये डेट्स के बेसिस के ऊपर हम लोग हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं सर, ठीक है। अब जैसे कि आप देखोगे तो डेट्स के रूप में एग्जैक्टली जैसे आज की तारीख में ऐसी डेट नहीं लिखी होगी कि ये इंस्क्रिप्शन 27 जुलाई 2021 के दिन इशू किया गया है, ऐसी डेट नहीं होगी सर, ठीक है। डेट होगी, एक बड़ा सा रॉक सरफेस होगा और उसमें लिखा होगा कि शक संवत के दिन ये फलाने साल के अंदर इशू किया गया है सर, ठीक है ना। शक संवत में उसने लिखा होगा कि 58 शक संवत में ये इशू किया गया है, या वो लिख देगा कि हमने इसको 102 शक संवत में इशू किया है सर, ठीक है ना, कि शक संवत का 102वां साल ये इशू किया गया था सर। तो इससे हमको पता चलता है कि आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये कैलेंडर कौन सा होगा सर। अगर ये लिख रहा है कि शक संवत के 102 साल में ये इशू किया गया है, मतलब शक संवत का जो ओरिजिन पीरियड है वो है 78 CE सर, ठीक है ना। तो 78 + 102 करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग 0 के रूप में कंसीडर करते हैं। तो 78 + 102 करेंगे तो कितना होगा सर, 180 साल पुराना इंस्क्रिप्शन होगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी विल सी दैट, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम कहेंगे कि दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू 180 CE और इट बिलोंग्स टू 102 शक संवत, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। क्योंकि इन दोनों के बीच में 78 ईयर्स का डिफरेंस आएगा, जो ओरिजिन एज है शक संवत की सर, ठीक है। तो इससे एक तो इंस्क्रिप्शन में हमको पता चलता है कि कौन सा कैलेंडर यूज किया गया है, शक संवत यूज किया गया है या विक्रम संवत यूज किया गया है। जैसे आप देखोगे ना, तो अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है, यू माइट हैव सीन, जैसे कल से ही भोले बाबा का महीना शुरू हुआ सर, है ना, श्रावण महीना। तो जो श्रावण महीना है वो नॉर्थ में जनरली शक संवत के रूप में कंसीडर किया गया है और वो कल से शुरू हो गया, मंडे से सर, ठीक है। वेरस यहाँ पे आप गुजरात में चले जाइए, आप हमारे स्टेट्स में आओगे सर, है ना, वेस्ट के अंदर, तो यहाँ वी फॉलो एज अ पार्ट ऑफ कल्चर इज विक्रम संवत, है ना। तो हमारा श्रावण महीना भी थोड़ा लेट होगा क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों उसके अंदर वेरिएशन आते हैं। तो हम बेसिकली क्या होता है कि ये जो है ना आपका अमावस्या के बाद वाले पीरियड से हम लोग नए मंथ की शुरुआत करते हैं। वेरस नॉर्थ के अंदर आप देखोगे तो शक संवत के तहत
पूर्णिमा के बाद आप नए नए दिन की शुरुआत करोगे या नए मंथ की शुरुआत करोगे सर, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको दिखेंगे, एक तो कैलेंडर पता चलता है, विक्रम संवत है। अब विक्रम संवत का ओरिजिन कब हुआ था? तो विक्रम संवत का ओरिजिन हुआ था 58 BC के आसपास सर, ठीक है ना। अब कोई भी कैलेंडर के अंदर लिखा होगा या कोई इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा कि कोई राजा ने ये जो कैलेंडर इशू या इंस्क्रिप्शन इशू किया है, ये इंस्क्रिप्शन 100 विक्रम संवत का है सर, ठीक है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 58 BC माइनस 100 कर दो तो 42 ईयर्स या 42 CE के आसपास का ये कैलेंडर इशू करवाया गया होगा सर, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन इशू करवाया होगा। इसमें हमको दूसरी चीज पता चलती है, वो है रीनल ईयर। रीनल ईयर का मतलब है कि राजा ने कब इशू किया था सर, है ना, कि अपने जीवन के 4थे साल में, अपने जीवन के 5वें साल में, अपने जीवन के इनफैक्ट 10वें साल में इशू किया गया था। तो उससे भी हम लोग इंस्क्रिप्शंस को समझ पाते हैं व्हेन वी सी द डेट लाइन, है ना। अब देखो डेट से पता चलता है कितना पुराना है कितना नया है सर, ठीक है। तो ये काफी इस पर एक प्रोमिनेंट आपको ट्रेंड देखने को मिलता रहेगा। तीसरा इंस्क्रिप्शंस का आपको ये देखना है कि इंस्क्रिप्शन के अंदर इनफैक्ट कहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिलता है सर, ठीक है। अब देखिए सामान्य रूप से कॉइन्स का आपको कंडीशन दिखेगा कि कॉइन्स का स्प्रेड बहुत लंबा होता है। जैसे मैंने कल आपको रोमन कॉइन्स के बारे में बताया था कि रोमन व्यापारी जो थे वो भारत में लेके आते थे। अब देखो रोमन एम्पायर में जूलियस सीजर का नाम सुना होगा आपने, अगस्टस, जूलियस सीजर, ये सब राजा थे रोमन के सर, ठीक है। ये जूलियस सीजर के कॉइन्स भी भारत में मिले हैं सर, ठीक है ना। वो रोम को जला दिया था और फिर वो नीरो फिडल बजा रहा था आपने सर, ठीक है। तो ऐसे एक से एक ढांसू राजा आपको दिख जाते हैं सर, है ना। तो ये रोमन एम्पायर वही है सर, तो उनके कॉइन्स हमको मिल जाते हैं। अब देखो कॉइन्स ex-situ मिलते हैं। ex-situ मिलने का मतलब क्या है कि कॉइन्स की जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ ओरिजिन से बहुत दूर मिलेगी। प्लेस ऑफ ओरिजिन से बहुत दूर मिलने का मतलब क्या है कि कॉइन्स बनते थे रोमन एम्पायर के पर मिलते हैं यहाँ पे सर, है ना, कि बनते थे आज के रोमन एरिया में, मतलब इटाली वाले रीजन में, और मिलते हैं भारत के अंदर। तो कॉइन्स ex-situ मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस की कहानी क्या है कि वो इन situ मिलते हैं। इन situ मिलने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? मतलब ये है कि इंस्क्रिप्शंस जहां पे मिले हैं वहां पे राजा का पॉलिटिकल इनफैक्ट कंट्रोल होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ स्टोरी, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए अशोक को। अब हमने पिछले क्लास के अंदर अशोक के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी और मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में भी समझाया था सर, ठीक है। और अगर आप याद करिए अशोक के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गिरनार इंस्क्रिप्शन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको लोकेशन दिखेगी सर अशोक के बारे से, ठीक है। और वहां पे मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है। अब सवाल ये आता है कि अगर अशोक पाटलिपुत्र से रूल कर रहा है, इफ अशोक इज रूलिंग फ्रॉम पाटलिपुत्र, और वहां से गिरनार का इंस्क्रिप्शन उसने यहाँ पे पत्थर को इंस्क्राइब किया है, मतलब ये है कि ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर हियर सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो जहां जहां पे इंस्क्रिप्शंस है, याद रखेगा कि इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे इशू किए जाते हैं वो तो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है ना। कि आप जब राजा के इंस्क्रिप्शंस को देखते हो, आप जब अभिलेखों को देख रहे हो, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि राजा वही जगह के ऊपर इंस्क्रिप्शंस इशू करवाएगा जहां पे उसकी राजकीय परिस्थिति में उसका कंट्रोल होगा सर, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन गिव्स अस वेरी गुड नॉलेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सुनिए मेरी बात सर, है ना। Inscription gives us very good understanding about understanding the situation where they were created, sir. ठीक है ना। तो we find two kinds of inscriptions are issued by the kings many a time, कि कहीं और पे बनाए जाते हैं और फिर कहीं और लगाए जाते हैं। कुछ केसेस में आपको ex-situ दिखेंगे। ex-situ मतलब कहीं और पे बनाएंगे और उसको कहीं और पे चिपका दिया जाएगा। मेजोरिटी या मैं कहूँगा कि मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस हमको प्राचीन इतिहास के अंदर मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं, इन situ कंडीशंस के अंदर मिले हैं। इन situ कंडीशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे पत्थर मिल रहा था या जहाँ पे इनफैक्ट जो भी मॉन्यूमेंट था उसी के ऊपर उसको बनाया गया है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड इन द फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन स्टडीज। ये इंस्क्रिप्शंस को इनफैक्ट कंस्ट्रक्ट करने की जो टेक्निक है वो भी हमको बहुत सारी जानकारी देती है सर, ठीक है। तो एक तो वेयर वाले इंस्क्रिप्शंस आपको पता होने चाहिए, हु वाले पता होने चाहिए। चौथा आपको इसके अंदर से पता चलता है कि राजा ने इसके ऊपर मैसेज क्या लगवाया था सर, ठीक है। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस का जो पर्पस है वो बहुत मैटर करता है। कुछ कुछ आप देखोगे तो आपको वोटिव इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। वोटिव का मतलब है डोनेट कर दिए हो सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड द किंग विल बी डोनेटिंग टू रिलीजियस बॉडीज, है ना, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं को दिए। जैसे अशोक की बात करूंगा तो अशोक ने अपनी केव्स को डोनेट किया था। आपने बारबर हिल्स की केव्स सुनी होगी सर, या बराबर हिल्स की केव्स। तो अशोक के समय की ये जो बारबर हिल्स की केव्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बारबर हिल्स केव? उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो वोटिव इंस्क्रिप्शन का प्रकार है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ द वोटिव इंस्क्रिप्शन।
And under this votive inscription, we come to know that Ashok actually gifted this thing to the आजीविका community. आजीविका वर सेक्ट जो बेसिकली नियतिवाद में बांधती थी. नियतिवाद का मतलब है फेटलिज्म. उनका मानना था कि जीवन में जो भी चीज़ें होती है वो सब हमारा नसीब लिखता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है सर. ठीक है ना. तो ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोक ने बताया. ऐसे ही तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको इंस्क्रिप्शन के अंदर कभी कभी आपको सोशल कंडीशंस के बारे में पता चलता है. अब सोशल कंडीशंस कैसे पता चली सर? ठीक है, वी सी दैट अंडर द इंस्क्रिप्शंस वी गेट मल्टीपल मैसेजेस. और ये मैसेजेस के तहत अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है ईरान इंस्क्रिप्शन सर. ठीक है ना. तो यू विल फाइंड एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान. ईरान इज अ प्लेस इन एमपी बाय द वे है. और ईरान का एक कंटेम्प्रेरी कल्चर चलता था इन द चैल्कोलिथिक पीरियड विच वॉज वेरी सिमिलर टू द हड़प्पन सर. ठीक है. तो ये जो ईरान इंस्क्रिप्शन है, ये ईरान के अंदर हमको जो अभिलेख मिले हैं, ये ईरान का अभिलेख हमको सती के बारे में पता चलता है. प्राचीन भारत के अंदर सती का ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुआ सर, है ना. तो वो हमको ये ईरान इंस्क्रिप्शन से पता चला. वेरी इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन है सर. ठीक है. आप देखोगे कि इन द गुप्ता पीरियड, और गुप्ता का जब डिक्लाइन हो रहा था करीबन 500 के बाद वाला पीरियड, तब आपको ये ईरान इंस्क्रिप्शन की नॉलेज मिलेगी सर. ठीक है ना. तो ये आपकी सोसाइटी को दर्शाता है सर. ठीक है. यही इंस्क्रिप्शन के अंदर हमको पॉलिटिकल कंडीशन भी पता चल जाती है. तो वी कम टू नो अबाउट द पॉलिटी ऑफ द किंग, क्योंकि जहां पे राजा ने इंस्क्रिप्शन इशू किया है वहां उसका पॉलिटिकल कंट्रोल होगा. वहां पे उसका हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक पूरी तरह से उसने साम्राज्य बनाया होगा सर. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. सो वी वेरी इंटरेस्टिंगली सी कि इंस्क्रिप्शंस गिव्स अस मल्टीपल नॉलेज, और ये नॉलेज के अंदर आपको पॉलिटिकल कंट्रोल की कहानी भी दिखेगी. अब जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़े थे पिछले क्लास में सर. ठीक है. और मैंने आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस की लोकेशंस करवा दी है ना. तो वी हैड डन द मैपिंग, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस का प्रासंगिकता क्या है सर. ठीक है. अब जहां जहां अशोक का इंस्क्रिप्शन है, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि अशोक का पॉलिटिकल एम्पायर यहां तक था? बोलो भाई, हाँ के नहीं, है ना. यू टेल मी कि कैन बी अज्यूम और कैन बी प्रिज्यूम or can we confirm that the Ashokan had the control over this regions, है ना. तो ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर कट होती है कि based on the study of inscriptions we can definitely say and we can definitely conclude that yes there was control of Ashoka in this region. अशोक का यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल था, और ये बहुत ही डोमिनेटिंग वे के अंदर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है सर. ठीक है. सो ये कांदाहार है, शबाजगढ़ी है, मनसेरा है सर, है ना. यहाँ पे अशोक का कंट्रोल था, पॉलिटिकल हम लोग कह सकते हैं सर. ठीक है ना. नीचे साउथ के अंदर था, यहाँ पे तो उसने पिलर इंस्क्रिप्शंस डाले थे. हमने पिलर इंस्क्रिप्शंस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है? वी गेट मल्टीपल इंफॉर्मेशन व्हेन वी स्टडी द इंस्क्रिप्शन सर. ठीक है. इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन में डेट्स लिखी गई है, डेट्स के साथ साथ हमको पता चलता है स्टाइल ऑफ राइटिंग पता चलती है, और इंस्क्रिप्शंस के अंदर ही हमको लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है सर. ठीक है. सो वी कम टू नो इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, एंड ये लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग को पता चलता है कि कौन सी भाषा का निर्माण हुआ. अब जैसे अशोक के समय पे हमको इंस्क्रिप्शन मिल गए, वी फाइंड मल्टीपल इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू पीरियड ऑफ अशोक. अब अशोक के पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, प्राकृत भाषा का उपयोग मिलता है हमको, खरोस्ती स्क्रिप्ट मिलती है, और अरमाइक भाषा, ग्रीक भाषा का प्रभुत्व मिल रहा है. कुछ कुछ जगह के ऊपर आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर तमिल, जब संगम पीरियड की शुरुआत होगी तो ड्यूरिंग द संगम पीरियड वी कम टू नो अबाउट द इंस्क्रिप्शन गिविंग अस द नॉलेज मेनली रिलेटेड टू द तमिल ग्रंथि स्क्रिप्ट. तो तमिल में इनफैक्ट पहले ग्रंथि स्क्रिप्ट और उसके बाद वतलत्तु स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी, उसके बारे में हमको नॉलेज मिलता है. तो एक तो भाषा के बारे में पता चलता है सर, है ना. कुछ कुछ में आपको इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको यूलोजी दिख जाएगी सर, है ना. यूलोजी का मतलब क्या है सर? कि राजा के गुणगान गाने वाले इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे सर, है ना. सो जैसे अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है, यू विल फाइंड एट दी प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन आपको दिखेगा. तो अशोक का जो कौशंबी का पिलर था ना, हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कौशंबी पिलर, जो वहाँ पे इलाहाबाद के पास आया है सर, कौशंबी के पास मतलब. तो वो जो पिलर था वो अशोक का मैसेज तो वहाँ पे क्वारी करता ही, उसमें क्वीन का भी मैसेज था, तो अशोक की रानी का भी मैसेज था. वही पिलर के ऊपर, वही स्टोन इंस्क्रिप्शन के ऊपर आपको समुद्रगुप्त की एक पूरी कहानी दिखेगी जो हरिसेन के द्वारा कंपाइल की गई है सर. ठीक है. तो वो यूलॉजी के रूप में, यूलॉजी का मतलब है वो राजा के थोड़े प्रशंसा करने वाली बात है सर. ठीक है. तो इससे हमको पोएट्री के बारे में पता चलता है कि मैसेज के द्वारा राजा के कैसे गुणगान किए गए थे और किस तरह से पोएट्री की गई है सर. ठीक है. ये भी हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट बन जाएगा. इसके सिवाय व्हेन वी फाइंड द इंस्क्रिप्शंस, जब हम लोग इंस्क्रिप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को ये भी पता चलता है
कि इंस्क्रिप्शंस के अंदर से ही वी कम टू नो अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ राइटिंग हमको पता चलती है, और स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुई ये भी पता चलेगी सर। दूसरी कंडीशन हमको ये पता चलती है कि इससे इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी पता चलेगा सर, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना। मतलब ये है कि राजा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को डोनेट करता था, किंग यूज्ड टू डोनेट। अब चैरिटी करने के लिए भी अगर राजा ने कोई मंदिर बना के दिया है, राजा ने कोई गुफा बना के दी है, राजा ने कोई पत्थर के ऊपर चिपकाया है कि मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं कि वेलफेयर किया था, मतलब जैसे आप रुद्र दामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखिए, तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल द गिरनार इंस्क्रिप्शन और द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिसमें राजा खुद कहता है कि वी विल मेक श्योर कि लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो और लोगों को इनफैक्ट फायदा मिले, वैसा कार्य हम लोग करेंगे। इसके लिए वो सुदर्शन लेक का रिपेयर करवाया था, है ना। तो वेलफेयर स्टेट की कंडीशंस आपको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिलती हैं। जैसे एक सोहागुड़ा करके इंस्क्रिप्शन दिखेगा आपको मौर्यन पीरियड से, वो जो सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन है उसकी प्रासंगिकता ये है और उसका इंपॉर्टेंस ये है कि सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शंस के द्वारा द मौर्यन स्टेट एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द वेलफेयर स्टेट, है ना। और उसमें वो फमाइन रिलीफ की बात करता है वेस्ट ईस्ट इंडिया के अंदर, बंगाल गोरखपुर वाले रीजन में से, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन मिलेगी। कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन में आपको डाइडेटिक मैसेज दिखेगा। डाइडेटिक का मतलब है कि डिक्टेशन करने वाली मैसेज सर, ठीक है ना। तो डाइडेटिक का मतलब ये होता है कि राजा जो है ये अपने मैसेज को लिखवा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्डर्स, और पब्लिक को कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए। अब जैसे अशोक ने अपने लिखे थे, यू माइट बी अवेयर अबाउट अशोक, है ना। तो अशोक ने अपने मैसेज के अंदर बताया था कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये करना चाहिए, मैं चाहता हूँ लोगों को फला करना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ आप समझने की कोशिश करिए। हमने देखा था कि देवम प्रियासी के जो मैसेजेस थे, और वो अपने आप को वो कहता है कि मैं फादर फिगर हूँ आप लोगों के लिए, आई एम लाइक अ फादर फॉर यू, एंड आप मेरे बच्चे समान हो, आप मेरे संतान समान हो, इस तरह से मैसेज कन्वे कराएगा सर, ठीक है ना। तो मल्टीपल मैसेजेस आपको इंस्क्रिप्शंस के अंदर से मिलेंगे। लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है, कब इशू किया गया था। XC2 के अंदर जनरली आप देखोगे तो कॉपर प्लेट्स दिखेगी, क्योंकि बहुत सारे ताम्रपत्र आपको दिख जाएंगे जो इंस्क्रिप्शंस के रूप में हमको नॉलेज देते हैं और हमको बताते हैं कि भाई देखिए ये कॉपर प्लेट्स का स्टडी करने के ऊपर से भी पता चलेगा कि लैंड ग्रांट्स दी गई है सर, ठीक है। सो इन मल्टीपल एरियाज वी विल फाइंड द लैंड ग्रांट्स विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लेट्स। तो आपको मेटल के इंस्क्रिप्शन दिखेंगे, स्टोन के ऊपर दिखेंगे, पॉटरी के ऊपर दिखेंगे। इन सब का स्टडी करने के आधार के ऊपर हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। वी कम टू नो कि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है सर, ठीक है। तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है, वी गेट मल्टीपल नॉलेज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। हमको रिलीजियस कंडीशन के बारे में पता चलता है, आप समझने की कोशिश करिए। वी कम टू नो अबाउट द रिलीजियस पर्पस, कि भाई यहाँ पे धर्म कौन से हुआ करते थे और रिलीजन में कौन से संप्रदाय हुआ करते थे। ऐसे संप्रदाय जिनका लिटरेचर के अंदर कोई मेंशन नहीं है, बट हमको पता चलता है कि इनके यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहाँ पे इनका मेंशन किया गया है। जैसे आजीविका करके संप्रदाय की मैंने आपको बात की, तो आजीविका एक ऐसा संप्रदाय था जो मौर्य काल से एग्जिस्ट करता था, और उसमें मकाली गोसाल आपको दिख जाएंगे। मौर्य काल से एग्जिस्ट करता हुआ आजीविका संप्रदाय, ये उसके पहले से एग्जिस्ट करता था। मौर्य काल कहाँ आप पकड़ के चले, बुद्धिज्म से एग्जिस्ट कर रहा था, जैनिज्म बुद्धिज्म के समय पे 6ठी शताब्दी ईस्वी सन पहले से सर, ठीक है, 6th सेंचुरी BC से। बट वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एविडेंसेस फॉर दैट बिकॉज लिटरेचर में उसको मेंशन नहीं किया। अशोक ने लिखा है अपनी बारबर गुफाओं के अंदर। तो ऐसे तो बहुत सारे हमको नॉलेज मिलते हैं, इनके पर्पस से हमको पता चलता है कि ये सोसाइटी के लिए था, ये पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए था, ये इकोनॉमी के लिए हुआ करता था। कल्चरल पॉइंट इसके अंदर से हम लोग कवर कर सकते हैं, और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे व्हेन, वेयर, उसके साथ साथ वाई मैंने आपको बताया कि क्यों इशू किया गया था सर, ठीक है। इसी के अंदर से हम लोग हाउ कंसीडर कर सकते हैं कि इसको कैसे इशू किया गया होगा सर। इनफैक्ट है ना, राजा का पर्सनल मैसेज दिखेगा। जैसे आप पकड़ के चलिए, बांसखेड़ा करके एक इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बांसखेड़ा प्लेट कहते हैं। बांसखेड़ा और मधुबनी प्लेट है सर, है ना, ये दोनों की दोनों बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन प्लेट्स है। ये हर्षवर्धन के बारे में नॉलेज देता है। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग हर्षवर्धन, और ये बताता है कि हर्षा इज अ किंग
किस तरह से इनफैक्ट है ना अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, और उसमें राजा की खुद की ऑटोग्राफ्ट है, मतलब सिग्नेचर है। तो इससे हमको पता चलता है कि राजा खुद लिखने करने में बहुत ही अपने आप को एक्सपर्ट मानता होगा, और राजा इसके लिए इस प्रकार के राइटिंग करवाता है। सर गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस, हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, उसमें लैंग्वेज का इवोल्यूशन भी पता चलता है। लैंग्वेज का इवोल्यूशन का मतलब क्या है सर? ठीक है, तो पहले प्राकृत भाषा के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे, जो अल्फाबेट ऐसे लिखा जा रहा था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका अल्फाबेट का राइटिंग जो है वो बदल गया। सर गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो यू कैन सी हाउ द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी सीन। वी सी के प्राकृत जैसी है, आपको राजाओं के नाम पता चलते हैं कि अशोक और अजातशत्रु क्या हुआ करते थे। सर ठीक है, वी ऑल्सो सी के संस्कृत और तमिल लैंग्वेज के बारे में भी पता चलता है, पाली लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। जो भाषा लोग बोलते थे उसी में ही राजा कन्वे कराना जानता था। सो एट टाइम्स पीपल द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन बाय द पीपल, राजा उसी को ही कन्वे करा के लोगों को बताने की कोशिश करता है। सर ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस दिखेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल एविडेंसेस जिसके बेसिस के ऊपर से हमको ये इंस्क्रिप्शन स्टडीज के बारे में जानकारी मिलती है। सर गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो याद रखेगा कि इंस्क्रिप्शंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। और अब एनसीईआरटी में ये हिस्टोरिकल बेसिस कैसे दिया है उसके ऊपर चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ इंस्क्रिप्शन हेल्प अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड वाई दे आर कंसिडर्ड नेक्स्ट टू द कॉइन्स। इनफैक्ट जहां जहां कॉइन्स जवाब नहीं दे पाएंगे, जहां जहां लिटरेचर जवाब नहीं दे पाएगा, वहां वहां आपको इंस्क्रिप्शन जवाब देंगे। सर ठीक है। अब जैसे ये फोटोग्राफ से शुरू करते हैं, ये फोटोग्राफ के अंदर आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है। सर ठीक है। सो इन दिस फोटोग्राफ दिस अशोकन इंस्क्रिप्शन हैज बीन हाईलाइटेड और दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। सर है ना। तो इंस्क्रिप्शन के पॉजिटिव्स भी है, इंस्क्रिप्शन के नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स क्या है, अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके ऊपर चले जाएंगे। और इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। सर याद रखेगा। So the study of inscription is known as epigraphy, and when we study all these parameters, है ना, हम क्या study करेंगे? We'll be studying the message of inscription, we'll be seeing the purpose of inscription, we'll be seeing कि how it was compiled, when it was compiled, where it was compiled. Ultimately, the objective of the issuing of inscription was what? Was it a personal inscription by the king? In fact, आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ inscription में राजा ने अपने खुद के personal messages को include करवाया था प्रजा के लिए। The king wanted to highlight his message to the public है ना, तो वो भी हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। It becomes necessary for us as well, सर है ना। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग जब मोटे मोटे तौर के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं तो इंस्क्रिप्शंस को समझना जरूरी है सोर्स के रूप में। और अशोक के ही हमको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता चलता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ। अशोक के बाद अलग अलग शासक आए, इन सब ने इंस्क्रिप्शन इशू शुरू कर दिए। सर ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कहाँ से दिखेगा? सर ठीक है ना। वेयर डू वी सी द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन? चलिए सर ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, द क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कि भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर किन किन राजाओं के द्वारा ये इंस्क्रिप्शंस को इशू किया गया और इसकी किस तरह से प्रासंगिकता रहती है। सर उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा विचारना करेंगे। सर ठीक है। तो व्हेन वी सी द क्रोनोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमको इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ से मिले हैं। सर ठीक है। अब स्टोन एज के अंदर तो राइटिंग कोई डेवलप हुई नहीं थी। सर है ना। स्टोन एज में हमारे लिए सबसे बढ़िया बात हो जाती है, तो वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट, है ना। इनकी कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी, तो स्क्रिप्ट नहीं थी तो इंस्क्रिप्शन का कोई प्रश्न आएगा नहीं, सिंपल चीज है। सर ठीक है। तो आपके लिए वो तो क्लैरिटी हो जाती है कि भाई इंस्क्रिप्शन से तो कुछ मिलेगा नहीं स्क्रिप्ट के ऊपर से। खैर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। सर ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको स्क्रिप्ट मिल जाती है, इंस्क्रिप्शंस भी मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये था कि स्क्रिप्ट हम लोग डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वी आर नॉट एबल टू डेसिफर। तो वी हैड डिस्कस ना, एज ऑफ नाउ हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर, जब पिछले चैप्टर को चर्चा कर रहे थे कि भाई इंडस की स्क्रिप्ट डेसिफर होगी तब देखा जाएगा। अब क्या है ना, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जीवन में नियम कर देना, पीएचडी मत करिएगा, है ना। मैं ऑप्शनल लेवल की तैयारी करवाता हूँ सर, आई टीच स्टूडेंट फ्रॉम द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव एज वेल, है ना। और मैंने क्या देखा है कि कुछ बच्चे विषय में इतने डूब जाते हैं कि बात मत करिए। सर ठीक है। I have seen certain students are so many, I would say intrigued, and so many they enter into the subject कि वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। They forget each and everything, sir. Getting my point, है ना। तो ये प्रश्न बहुत जटिल हो जाता है। It becomes very tough for the students as well, sir. ठीक है। तो आप इसमें लिमिटेड पढ़िएगा, जितना जरूरी है उतना ही हम लोग देखेंगे सर। ठीक है। उसके बाद ये महाजन पद का पीरियड आया। महाजन पद के समय पे हमारे पास इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस मिलते हैं पर कोई ज्यादा उतना प्रोमिनेंट नहीं है। जो इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मौर्यन पीरियड के अंदर मिलेंगे वो अद्भुत मिलते हैं सर। ठीक है।
अब मौर्य में आपको कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन दिखेंगे सर, है ना, हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिए है सर, ठीक है। अशोक के रॉक इंस्क्रिप्शन याद करिए सर, है ना, अशोक के मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन याद आया कि नहीं आया, और मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन के साथ साथ आपके माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस। इनफैक्ट इसी के अंदर से अशोक ने अपना धम्म देने की कोशिश की थी। अशोक ने बताया था कि भाई मैं लोगों को अपना मैसेज देना चाहता हूँ सर, ठीक है। दूसरा आपको अशोक के पहले, मतलब हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली चंद्रगुप्त मौर्य के समय का पीरियड होगा, और उसके समय पे आपको दो इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, याद रखेगा। एक तो सोहागुड़ा इंस्क्रिप्शन मिलता है सर, वेरी फेमस, जो फमाइन रिलीफ की बात करता है, जो फमाइन रिलीफ की बात करता है और कहता है कि भाई भारत में अकाल पड़ा है, अकाल को लेके वेलफेयर का कार्य करना चाहिए सर। इनफैक्ट जैसे अशोक के गिरनार इंस्क्रिप्शन में भी अशोक ने ये लिखा है, या अगर आप याद करोगे तो उसने उड़ीसा के अंदर जो धौली है उसमें अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर उसने धम्म के प्रचार की बात की है सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर उसका लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में अशोक ने लिखा है अपने ऑफिशियल्स के लिए कि भाई आपको यहाँ पे टैक्स नहीं पे करना या कलेक्ट नहीं करना है सर, ठीक है। फिर 3 जगह पे माइनर इंस्क्रिप्शन दिखेंगे, नित्तूर के अंदर दिखता है, फिर मस्की के अंदर दिखता है, और इसके साथ साथ आपको गुर्जरा के अंदर दिखेगा, जहाँ पे अशोक ने अपना पर्सनल नेम लिखा है सर, है ना। सो ही हैज मेंशन्ड हिज नेम ओवर द इंस्क्रिप्शन, सो वी कम टू नो कि भाई यहाँ पे राजा की खुद का नारे कार्य भी दिख जाएगा। तो ये सब आपके अशोक के समय के इंस्क्रिप्शंस हो गए। अशोक के समय तक आते आते हमको 2 प्रकार के इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे, एक तो रॉक इंस्क्रिप्शन दिखेंगे, दूसरे आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। सो यू विल फाइंड द पिलर इंस्क्रिप्शंस वर आल्सो इशूड बाय अशोक। ये पिलर में आपका प्रयाग इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति के रूप में हम लोग पहचानते हैं, जहां पे 3 राजाओं के बारे में हमको ऐतिहासिक जानकारी मिली सर, ठीक है। तो इसमें आपका अशोक हो गया, अशोक की क्वीन हो गई, फिर समुद्रगुप्त आ जाएगा, फिर आपको पता चलता है अकबर, और उसके बाद जहांगीर सर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमको एक ही इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, जो एक्स सीटू के रूप में, ये इन सीटू था पर उसको शिफ्ट करके इलाहाबाद में लाया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर सर। खैर, तो ये मौर्य इंस्क्रिप्शन की कहानी थी। मौर्य के बाद आपको पोस्ट मौर्यन दिखेगा। अब पोस्ट मौर्य में याद रखेगा कि आपको बहुत सारे राजाओं के इंस्क्रिप्शंस दिख जाएंगे सर, है ना। सो इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड वी फाइंड मल्टीपल किंग्स आर इशूइंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन देयर ओन डोमेन। अब जैसे पोस्ट मौर्यन पीरियड की मैं जब बात करूंगा आपको इंस्क्रिप्शंस को लेके, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं कि कौन से राजाओं ने इंस्क्रिप्शंस इशू किए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर से, ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जस्ट अ सेकंड हम लोग मैप खोल लेते हैं, क्योंकि मैप के द्वारा इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक यू कॉम्प्रीहेंड अबाउट व्हाट ट्रांजिशन टुक प्लेस इन हिस्ट्री सर, ठीक है ना। इतिहास में क्या बदला है वो मैप के आधारित हमको पता चलता है। अब देखिए इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिलते हैं। एक तो इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स के बाद आपको कनिष्क करके एक राजा दिखेगा। तो ये जो कनिष्क करके जो राजा आया था ना सर, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का सर, है ना, उसका आपको इंस्क्रिप्शन दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं रबातक इंस्क्रिप्शन, याद रखेगा सर, है ना। ये रबातक इंस्क्रिप्शन में उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चलता है। ये अफगानिस्तान में मिला था सर, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इन अफगानिस्तान। ओके, तो ये याद रखेगा आप लोग सर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे बेसनगर इंस्क्रिप्शन दिखेगा विदिशा के अंदर सर, है ना। बेसनगर इंस्क्रिप्शन, ये इसको गरुड़ पिलर के रूप में पहचानते हैं। और ये गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखेगा कि दिस वाज इश्यूड बाय ए ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ शुंग डायनेस्टी में ग्रीक एम्बेसडर आया था शुंग वंश के अंदर, जिसका नाम था हीलियोडोरस। क्या नाम था? हीलियोडोरस, है ना। तो उसने एक एम्बेसडर के रूप में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन निकाला था जो वैष्णविज्म को दर्शाता है। वो कहता है कि मैं विष्णु का भक्त बन गया हूँ, मैं भागवत बन गया हूँ सर, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि भागवत संप्रदाय कितना पुराना है भारत में, है ना। विष्णु जी को वर्शिप करते हैं, उसको भागवत कहते हैं। भागवत से फिर वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत हो गई सर, है ना। तो वैष्णव संप्रदाय तो गुप्तकालीन समय तक आते आते पॉपुलर होता है, पर इसके पहले भागवत संप्रदाय था। सो द नेम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु वाज नोन एज द भागवतिज्म, है ना। तो भागवत गीता से तो आया सर, ठीक है ना। तो भक्त को भागवत कहते हैं ना मूलतः से। विष्णु जी के लिए भी ये शब्द यूज किया गया है ना। कभी प्लस कोर्सेज के ऊपर आएगा, मैं आपको रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारत में किस तरह के धार्मिक प्रभाव के तहत रिलीजियस कंडीशंस का ग्रोथ हो रहा था। खैर चलिए सर, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। उसके सिवाय आपको यहाँ पे खारवेल करके राजा दिखेगा सर, है ना। तो ये खारवेल जो था ये उड़ीसा के अंदर आता है और इसने हाथी गुफा का एक इंस्क्रिप्शन इशू किया था। किसका था? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, याद रखेगा सर, है ना। सो इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वी फाइंड मल्टीपल किंग्स हु विल बी इशूइंग द इंस्क्रिप्शंस इन अदर एजेस एज वेल सर, ठीक है। उसके सिवाय यहाँ पे आपको गिरनार इंस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। ये गिरनार इंस्क्रिप्शन आप समझने की कोशिश करोगे तो ओरिजिनली तो अशोक के समय का था। अशोक के बाद रुद्रदामन ने भी इसको इशू किया सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और रुद्रदामन के साथ साथ हमने देखने की कोशिश की थी, वी फाइंड दिस
क्या कहते हैं, स्कंदगुप्त सर, है ना, जो गुप्त डायनेस्टी का राजा था स्कंदगुप्त, उसके द्वारा भी आपको इशू करते हुए मिल जाएगा सर, ठीक है। उसी के साथ साथ आप दक्खन में चले जाओगे, दक्खन के अंदर चले जाओगे, सतवाहन डायनेस्टी। ये सतवाहन डायनेस्टी में आपको दो इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस दिखेगा, उसमें एक नासिक इंस्क्रिप्शन दिखता है। ये नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा इशू किया गया था, जहां पे गौतमीपुत्र सतकर्णी को एक अज ब्राह्मण कहा गया कि भाई ये तो एक ही ब्राह्मण है सर, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आपको इंस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पे आपको नानेघाट इंस्क्रिप्शन दिखेगा, यू विल फाइंड वन मोर इंस्क्रिप्शन कॉल्ड इज द नानेघाट इंस्क्रिप्शन, है ना। ऐसे तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, पर मैं आपको मेन इंस्क्रिप्शन का थोड़ा स्टडी करा रहा हूँ कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कैसे डेवलपमेंट हुआ इंस्क्रिप्शन का सर, ठीक है। तो नानेघाट इंस्क्रिप्शन हमको जानकारी देता है। फिर यहाँ पे आप चले जाओगे ना साउथ के अंदर, ये चेरा, चोला और पंड्या डायनेस्टी के समय पे, तो here also we find multiple inscriptions that were issued in the Tamil Granthi script, है ना। तो या तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, नॉट ग्रंथि स्क्रिप्ट बट तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो तमिल भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग करके इंस्क्रिप्शंस आपको दिखेंगे। तो ऐसे मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। एटलीस्ट आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इंस्क्रिप्शंस डेवलपमेंट में ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि किसके द्वारा कब इंस्क्रिप्शंस इश्यू करवाए गए थे और उसकी क्या प्रासंगिकता चलती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट एनसीईआरटी क्या कहती है आप समझने की कोशिश करिए। और साथों साथ हम लोग जो क्रोनोलॉजी डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी में हमने ये जो मैपिंग किया, ये मैपिंग के थ्रू हमको समझ में आता है कि मल्टीपल डायनेस्टीज इंस्क्रिप्शन इशू कराएगी सर, ठीक है। उसके सिवाय आपको गुप्ता पीरियड आएगा, गुप्ता पीरियड आएगा। गुप्ता पीरियड के समय पे आपको एक तो बेसिकली कॉपर प्लेट्स मिल जाएंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको प्रभावती गुप्ता के पिछले क्लास के अंदर बताया था, याद आया कि नहीं है, कि प्रभावती गुप्ता ऑल्सो इशूड इंस्क्रिप्शन एंड उन्होंने विलेजेस को ग्रांट में दे दिए थे ब्राह्मणों को। हमने पढ़ा था ना कि विलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी जाती है सर, ठीक है। तो चक्र स्वामी करके एक स्वामी थे आचार्य सर, उनको दे दिया जाता है सर, ठीक है। इसी तौर के ऊपर हमको गुप्त के समय पे आपको एक तो रॉक इंस्क्रिप्शन दिखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति, है ना। प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। उसके बाद आप याद करिए तो एक और प्रशस्ति अभी मैंने आपको बताई, गिरनार प्रशस्ति। यह गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन किसका था, स्कंदगुप्त का था सर, ठीक है। गुप्ता के अंदर ही हमको एक ईरान इंस्क्रिप्शन दिखेगा जो सती के बारे में हमको जानकारी देता है, सती ट्रेडिशंस के अंदर, कि भारत में सती प्रथा की शुरुआत इस समय के दौरान हो रही थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक और याद रखना है, वो है मंदसौर इंस्क्रिप्शन। एक्चुअली क्या हुआ कि गुप्त पीरियड का जब डिक्लाइन चल रहा था, व्हेन द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज टेकिंग प्लेस, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कम टू नो कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है भारत में। रोमन कॉइन्स की खपत हो गई थी, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो ये जो रोमन कॉइन्स की कमी हो रही थी, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। तो गुजरात में एक वीविंग कम्युनिटी थी, वनकर कहते हैं या बुनकर कहते हैं हम लोग। तो ये जो बुनकर समाज के लोग थे, इनको आर्थिक काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि गुजरात से एक्सपोर्ट होती थी पहले बहुत सारी चीजें, बैरी गाजा से या भरूच से या ब्रिगकच्छ से सर, ठीक है। तो होता यह है कि ये काफी आर्थिक नुकसान में चले गए एंड देन दे माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरात टू एमपी। तो मध्य प्रदेश में चले गए, मंदसौर इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश ना, तो ये वहां चले जाते हैं। तो वहां के जो वीवर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके समय का ये इंस्क्रिप्शन है, ये गुप्ता पीरियड का है ना। तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर प्रश्न आता रहता है कि ये फलाना इंस्क्रिप्शन कब का है, ये कौन सी प्लेस कहाँ से है ना। तो आपको प्लेस पता चलती है, आपको आइडिया पता चलता है कि क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बातें की गई है कि बैक टू बेसिक्स हाउ इंस्क्रिप्शंस आर डेसिफर्ड। अब मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शंस को कैसे समझा जा सकता है। भारत में इंस्क्रिप्शन स्टडी या इंस्क्रिप्शंस का जो फाउंडेशन हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश काल से लगना शुरू हो गया था। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तब बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे, मैं कहूँगा, रिसर्चर्स इसके ऊपर कार्य कर रहे थे। इनमें से ही आपको जेम्स प्रिंसेप दिख जाएंगे, याद आया कि नहीं आया सर, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप ही था जिसने ये इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हुए आइडेंटिफाई किया कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, ये हमारा अशोक जो है वही प्रियदर्शी है सर, ठीक है ना। तो आप जिसे प्रियदर्शी के रूप में पहचानते हो, देवम प्रियासी के रूप में पहचानते हो, वो कोई और नहीं, इट इज द सम्राट अशोक ओनली सर, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए आप देखोगे तो इस प्रकार की सिमिलैरिटीज दिखेगी। ये मॉडर्न अल्फाबेट्स है और ये पुराने अल्फाबेट्स है सर, ठीक है ना। इसको म लिखा गया, द लिखा गया, ढ लिखा गया, च लिखा गया, क देखोगे तो क्रॉस के जैसा है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, डू सम देवनागरी लेटर्स आर सिमिलर टू ब्राह्मी। क्या आपको, ये देवनागरी लिपि है, बाय द वे दिस इज देवनागरी लिपि, जो आज हम लोग यूज करते हैं ना हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, इवन गुजराती में भी हम लोग यही भाषा, मराठी के अंदर यूज करेंगे। मराठी में पहले मोदी स्क्रिप्ट यूज होती थी, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देवनागरी लिपि आ गई। खैर, तो वी फाइंड कि
यहाँ जो भी इंस्क्रिप्शंस है, ये इंस्क्रिप्शंस के अंदर आपको ये सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि किस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं सर, ठीक है ना। सो पहले तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज होगा सर, है ना। तो भारत में ओरिजिनली जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो बेसिकली ब्रह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर से ही आपको मिल जाता है। और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा अशोक के इंस्क्रिप्शन में यूज की गई। आपको क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स के अंदर कि भाई इनमें से कौन सी भाषा को सबसे अधिकतम यूज किया गया इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो यू शुड नो कि स्क्रिप्ट का तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट काफी लोगों को तकलीफ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बट वी फाइंड कि उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखा गया और भी लिटरेचर को पढ़ा गया और स्कॉलर्स बहुत सारे इसके ऊपर काम कर रहे थे, रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद वी सी दैट 1838 तक आते आते अशोक की ब्रह्मी लिपि को डेसिफर किया किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप ने भारत की आधुनिक भाषा जो संस्कृत भाषा थी या हिंदी भाषा थी, बंगाली भाषा थी, उसके बहुत सारे अल्फाबेट्स को देखा और अल्फाबेट्स को उसने कोरिलेट किया अशोक के इंस्क्रिप्शंस के साथ। अशोक ने इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखे थे, ये वाले इंस्क्रिप्शंस है ना। तो आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा, यू आर एबल टू सी समथिंग हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक सरफेस, है ना। तो हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन अशोक के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं के बेसिस के ऊपर से वी गेट द एविडेंसेस अबाउट हाउ द इंस्क्रिप्शंस आर वर्किंग सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत सारे अर्ली इंस्क्रिप्शंस को डिजाइन करने के लिए, उनको समझने के लिए प्रारंभिक भाषा को पढ़ना जरूरी था। तो पहले तो अंग्रेज लोग आके यहाँ की हिंदी, यहाँ की संस्कृत, यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को कुछ कुछ सीखे और फिर एंशिएंट लैंग्वेजेस के साथ उन्होंने कोरिलेट किया सर, ठीक है। इसी के अंदर उनको खरोस्ती भाषा के बारे में पता चला। खरोस्ती कौन सी भाषा थी, जो अशोक ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्क्रिप्ट इशू करवाई थी, है ना। तो कांधार का इंस्क्रिप्शन है या मनशेरा इंस्क्रिप्शन है या शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन है, जो उत्तर पश्चिम भारत में था, वहां अशोक ने खरोस्ती भाषा का उपयोग किया था सर, ठीक है। सो द डेसिफरमेंट ऑफ द खरोस्ती, द स्क्रिप्ट यूज्ड द इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअली खरोस्ती कैसे लिखी जाती है, तो मैंने आपको बताया था वो यूं लिखी जाती है सर, है ना। सो इट इज एक्चुअली रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सर, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करोगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट, मतलब इस साइड से देखोगे और उल्टा देखोगे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी सर, ठीक है ना। तो वो यूं लिखते हैं। नॉर्मल भाषा हम लोग कैसे लिखते हैं, द नॉर्मल लैंग्वेजेस वी राइट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, है ना। हम कैसे लिखते हैं सर, है ना। तो आज हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, हम लोग यूं चलते हैं। खरोस्ती इस तरह से लिखी जाती है सर, ठीक है। तो खरोस्ती भाषा हमको कहाँ कहाँ पे मिल जाती है सर, ठीक है। तो इंडो ग्रीक राजाओं के कॉइन्स हमको मिलते हैं। अब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, इंडो ग्रीक्स में बहुत सारे राजा दिखेंगे जिनके समय पे पहली बार कॉइन्स इशू करने की शुरुआत होगी। गोल्ड कॉइन्स भी करते हैं सर। इनकी भाषाओं के ऊपर भी हमको खरोस्ती लैंग्वेज का एविडेंसेस दिखेंगे। When we study the language of the Indo-Greeks, we come to know about the development of the खरोस्ती लैंग्वेज सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। ये कॉइन्स के ऊपर बहुत सारे राजाओं के नाम दिख जाएंगे और इसमें आपको ग्रीक लैंग्वेज और खरोस्ती लिपि का इंपॉर्टेंस दिखता है। अब ये आपके लिए पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाएगा। पोटेंशियल क्वेश्चन क्यों होगा, क्योंकि जब आप इनफैक्ट हिस्ट्री को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि देयर वर मल्टीपल किंग्स हु एक्चुअली इशूड दिस इंस्क्रिप्शंस, एंड व्हेन दे एक्चुअली इशूड द इंस्क्रिप्शन इन द कॉइन्स, दे ट्राइड टू यूज देयर ओन लैंग्वेज इन द लोकल स्क्रिप्ट, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सर, है ना। तो हियर ऑन द कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स, ये मिनेंडर करके एक राजा था। मिनेंडर का नाम पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुना है, बट देयर वाज अ किंग कॉल्ड एज मिनेंडर। ये मिनेंडर के कॉइन्स के ऊपर से ही पता चल रहा था कि भाई भारत में जो एक लिपि चलती थी जिसका नाम था खरोस्ती, ये खरोस्ती लिपि के बेसिस के ऊपर से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ था सर, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। आपको पूछा जा सकता है कि किसके कॉइन्स में कौन सी लैंग्वेज थी। जैसे गुप्ता कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहते थे, है ना। तो गोल्ड कॉइन्स बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड वर कॉल्ड एज दिनार सर, है ना। एंड ऑल दिस दिनार्स वर एक्चुअली हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड, है ना। तो उसमें संस्कृत भाषा बहुत दिखती है। गुप्ता पीरियड तक आते आते वी सी कॉइन्स के ऊपर संस्कृत भाषा दिखेगी। गुप्ता में इंस्क्रिप्शन भी इशू है, प्रभावती गुप्त का देख लो या ईरान इंस्क्रिप्शन देख लो, मंदसौर देख लो, तो उसमें आपको संस्कृत का इंपॉर्टेंस दिख रहा है, क्योंकि गुप्ता पीरियड इज नोन एज द पीरियड जहां पे संस्कृत भाषा का प्रभुत्व काफी बढ़ गया था। खैर, इट इज नोन एज द क्लासिकल पीरियड, है ना। इंडिया की हिस्ट्री में काफी सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये तो बहुत क्लासिकल पीरियड था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि किस तरह से इनफैक्ट, है ना, राइटिंग की गई है, और राइटिंग के ऊपर से ही जेम्स प्रिंसेप ने इनफैक्ट, है ना, खरोस्ती भाषा के स्क्रिप्ट को भी आइडेंटिफाई किया और बताया कि भाई ये सब एक ही है, अशोक ही हमारा इनफैक्ट क्या कहता है कि प्रियदर्शी है और प्रियदर्शी अशोक है। खैर, अब घुमा फिरा के हमको क्या इंस्क्रिप्शन से नॉलेज मिलता है, जो मैंने आपको डिस्कस किया वही एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है सर, ठीक है ना। सो हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, हाउ इंस्क्रिप्शन हेल्प अस इन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसका क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या महत्व है,
इंस्क्रिप्शंस कैसे हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में हमको मदद कर सकता है, इन सब के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं सर, ठीक है ना। सो जैसे अशोक के बारे में यहाँ पे बोला गया है सर, है ना, नोट द नेम ऑफ द रूलर अशोक, इट इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन। सोर्स 10 के अंदर, बाय द वे आपको दिखा देता हूँ कि कहीं से भी इनफैक्ट है ना इंस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे अशोक का नाम नहीं लिखा गया है सर, ठीक है, द नेम हैज नॉट रिटन ओवर हियर। तो इससे क्वेश्चन होता है कि ये किसने इश्यू किया था सर, ठीक है। द किंग द स्पीक थस स्पीक्स द किंग देवम प्रियासी प्रियदर्शी, है ना, कि अब राजा बोल रहा है जो अपने आप को प्रियदर्शी के रूप में पहचानता है। इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग अवेयर्स नॉर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट, मैंने किया है, राजा बोल रहा है। हाँ, पति वेदकास, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी गई है, पति वेदकास शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल एट ऑल टाइम्स, एनीवेयर, वेदर आई एम ईटिंग इन द इनर अपार्टमेंट, इन द बेडरूम, इन द काउ पेन, बीइंग कैरीड पॉसिबली इन अ पैलेंक्विन, डोली में उठा के वो मुझे लेके जा रहा है, और इन द गार्डन, एंड आई विल डिस्पोज ऑफ द अफेयर ऑफ द पीपल एवरीवेयर। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कभी भी अशोक का पर्सनल नाम नहीं लिखा था। यहाँ पे अशोक कहता है कि मैं देवम प्रियासी अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर करता हूं। ऑफिशियल्स का नाम क्या था? पति वेदका सर, है ना। तो इससे हमको इंस्क्रिप्शन का जब स्टडी किया गया, व्हेन वी स्टडीड द इंस्क्रिप्शन, what knowledge we got the knowledge about a group of officials called as Prativedakas, first of all. Second thing is, this knowledge we got about, there was no mention of the king. इसमें अशोक का खुद का नाम नहीं लिखा गया है। मैंने आपको बताया ना सर, अशोक का पर्सनल नेम 3 ही इंस्क्रिप्शन में मिलेगा, गुजरा, नित्तूर एंड मस्की। मस्की एंड नित्तूर इज इन साउथ इंडिया एंड गुजरा इज इन नॉर्थ इंडिया सर, ठीक है ना। 2 ही या 3 ही जगह के ऊपर अशोक का पर्सनल नाम मिलता है सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर? यहाँ पे अशोक क्या बता रहा है? अपने ऑफिशियल्स को कह रहा है पति वेदकास को। अब सवाल ये आता है कि ये पति वेदका थे कौन सर? गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू विल फाइंड कि पति वेदका मूलतः से रिपोर्टर थे, मतलब जो राजा को डेली रिपोर्टिंग किया करते थे कि राजा आपके दरबार में, आपके साम्राज्य में ये हो रहा है, फला हो रहा है, उधर अकाल आया है, उधर फ्लड आया है, यहाँ पे लोग इनफैक्ट है ना वेट कर रहे हैं, कोई बीमारी फैल गई है सर, ठीक है। तो एनीथिंग, इसके लिए राजा कहता है कि पति वेदका को ऑर्डर है, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं आसमान पे हूं कि जमीन पे हूं, मैं समुंदर में हूं कि पाताल चीर के नीचे चला गया हूं, मैं अपने घर में हूं या तबेले में हूं, काऊ पैन के ऊपर हो सर, ठीक है, मतलब जहां पे गायों भैंसों को बांधा जाता होगा सर, ठीक है। ऑर्डर क्या कर रहा है कि भाई देखिए, मैं जो ऑर्डर कर रहा हूं वो आपको फॉलो करना है, यू आर सपोज टू फॉलो माई ऑर्डर्स, मैं कहीं पे हूंगा, आपको मुझे बताना है। अब इसमें अशोक का नाम तो लिखा नहीं था, बट स्टिल जब हमने अशोक को आइडेंटिफाई किया, वी कम टू नो कि अशोक ने इतने सारे मैसेज दिए हैं। अब एज अ सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन देखिए, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखने की कोशिश करिए, क्या ये इंस्क्रिप्शन अशोक का इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पकड़ को दर्शाता है कि नहीं होता है? डोंट वी गेट टू नो अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू रन बाय द अशोक? अशोक कितना स्ट्रिक्ट था अपने ऑफिशियल के लिए, क्या ये हमको जानकारी नहीं देता है? तो आपको है ना यही चीजें समझनी होती है। एक्चुअली इतिहास काफी लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, आई हैव सीन। कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता होती नहीं है हिस्ट्री के अंदर, आप समझने की कोशिश करिए। You will not find any kind of basis where we see the complication is there. आपको बहुत ही क्लियर कट चीजें पता होनी चाहिए कि ये इंस्क्रिप्शन से हमको क्या क्या चीजें मिल जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये रिपोर्टर थे जो राजा के लिए काम करते थे सर, ठीक है। इसके लिए लिखा गया है कि द नेम ऑफ द रूलर इज नॉट मेंशन सर, है ना। व्हाट इज यूज्ड इज दैट इज नोन एज देवम प्रियासी सर, है ना, बिलवर्ड ऑफ द गॉड, है ना, ये प्रियदर्शी, प्लीजेंट टू बी बीहोल्ड। द नेम अशोका इज मेंशन इन सम ऑफ द अदर इंस्क्रिप्शन, लाइक मैंने आपको बताया गुर्जरा, Musky and Nittur, which also contain this title. After examining all these inscriptions and finding that they match in the terms of content, style and language and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. कहीं कहीं पे अशोक ने प्रियदर्शी लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा है कि मैं प्रियदर्शी भी हूँ और अशोक भी हूँ। तो जब पूरे भारत के अंदर इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये प्रिंसेप महाशय थे जो कहते हैं कि भाई ये तो गंगाधरी अशोक है, ये हमारा प्रियदर्शी ही हमारा अशोक है सर, है ना। घुमा फिरा के एक ही चीज आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यू मे हैव आल्सो नोटेड दैट अशोक क्लेम्स दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव द रिपोर्ट्स। अशोक क्या क्लेम कर रहा है कि मेरे आगे के राजा थे, इनके पास ये पति वेदिका की कंसेप्ट नहीं थी, तो उनके राजाओं को पता ही नहीं चलता था कि साम्राज्य में क्या चल रहा है। अशोक यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि मैंने किया, मैंने, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो गजब राजा था अशोक को, कभी पढ़िएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे इन द प्लस कोर्सेज, आप जुड़िए हमारे साथ कि इन दैट क्लासेस मैं आपको अशोक की वो है ना कि कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि एज अ रूलर कितना मैच्योर था, एज अ रूलर कहाँ इमैच्योरिटी दर्शाता है। खैर, तो वी सी दैट अशोक यहाँ पे कह रहा है कि ये मैंने सिस्टम बनाई थी, है ना, तो मैंने एक रिफॉर्म किया, एक नया बदलाव लाया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर, ठीक है ना।
तो अशोक ये दर्शा रहा है कि भाई साहब देखिए मैंने एक नया सिस्टम लेके आया सर, ठीक है। तो इसी के बेसिस के ऊपर आपको पता चलता है, एनसीईआरटी लिखता है, इफ यू कंसीडर द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रायर टू अशोक, डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? मैं कहूंगा कि यस, पार्शियली ट्रू, क्योंकि इसके पहले आपको इस प्रकार की सिस्टम बहुत लिमिटेड दिख जाती है सर, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि हिस्टोरियंस के लिए काफी टफ होता है हिस्ट्री को समझना इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर। एनसीईआरटी लिखता है कि हिस्टोरियंस हैव कॉन्स्टेंटली असेस्ड टू द स्टेटमेंट्स मेड इन द इंस्क्रिप्शन टू जज वेदर दे आर ट्रू, प्लॉसिबल और एग्जेजरेशन। अब देखो कभी कभी एग्जेजरेशन दिख जाएगा, अशोक ने एग्जेजरेशन भी ढाका है, मतलब है ना, आप पकड़ने की कोशिश करिए इन द इंस्क्रिप्शन है धौली, ही हैड मेंशन अबाउट कि कैसे स्लॉटरिंग हुआ है, किस तरह से काटा काटी हो गई थी। तो बहुत सारी पॉइंट्स हमको यहाँ से मिल जाती है सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। यू विल आल्सो फाइंड कि इन सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस कुछ कुछ चीजें ब्रैकेट्स में लिखी जाती है कि ये मैं करने की कोशिश कर रहा था सर, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट में कुछ कुछ चीजें लिखी गई थी सर, है ना, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और ये सब पॉइंट्स इसके अंदर से मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कम टू नो अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन का महत्व है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस के अंदर उसका नाम पता चलता है, उसके कार्य पता चलते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। अब याद करिए, जब मैंने आपको ये लेक्चर की शुरुआत करवाई तो ये लेक्चर में मैंने आपको इंस्क्रिप्शन का पर्पस बताया सर, ठीक है ना। मैंने सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखा कि इंस्क्रिप्शन हमको पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चलता है और राजा के बारे में पता चलवाता है। याद आया कि नहीं आया सर, है ना। और राजा ने किस प्रकार के रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना कार्य कैसे चलवाया था, उसकी भी नॉलेज देता है सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आप समझिए कि पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस का यहाँ पे करवा दिया, है ना। एनसीईआरटी में जो इंस्क्रिप्शन का पॉइंट लिखा गया है उसमें क्या है कि 4 पॉइंट छोड़ के उसने, है ना, कंप्लीट कर दिया है, पर उसका जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना होता है, जो उसका फाउंडेशन बनवाना है, वो तो मैं आपको यहाँ पे करवाता रहूंगा, है ना, कि अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, है ना, कि जो मैंने आपको कहा है कि एनसीईआरटी यहाँ हम लोग करेंगे तो हम यहाँ पे ही करेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा सर, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स 2022 के लिए खास करके तैयारी कर रहे हैं, इवन 21 वाले भी जिनको प्रीलिम्स के लिए अपीयर करना है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसका मैक्सिमम उपयोग करिए। यू ट्राई टू डू एंड यू ट्राई टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, सो वी सी कि ये इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया, इफ द क्वींस ऑर्डर्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन अ नेचुरल रॉक नियर द सिटीज और इंपॉर्टेंट रूट्स, वुड पासर बाय हैव टू बी स्टॉप्ड टू रीड दिस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। कि राजा ने जो भी इंस्क्रिप्शन इश्यू किए वो कहाँ पे बनाए, ट्रेड रूट्स के ऊपर बनाए, हाईवेज के ऊपर बनाए, ऐसी जगहों के ऊपर इंस्क्रिप्शन इश्यू किए गए जहाँ पे इनफैक्ट, है ना, लोग पढ़ पाए। अब सवाल ये था कि लिटरेसी थी नहीं सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो वी सी की एंशिएंट इंडिया में हमको लिटरेसी के एविडेंस उतने मिलते नहीं है। डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र? क्या अशोक के द्वारा इनफैक्ट जो लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, क्या भारत के सब लोग जानते थे? अब अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखिए, कहाँ कहाँ भाई साहब ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया है सर, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि इंस्क्रिप्शंस के थ्रू राजा पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करता है, पर राजा कहाँ गलती कर गया सर, ठीक है। राजा ने यहाँ पे भी प्राकृत भाषा का उपयोग किया है, ही हैज यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज ओवर हियर। अब यहाँ साउथ इंडिया के अंदर लोकल लैंग्वेजेस चल रही थी सर, तमिल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो चुका था। ये तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इंडिया बियॉन्ड संस्कृत सर, है ना। तो वी सी के अशोक यहाँ पे प्राकृत भाषा के इंस्क्रिप्शन इश्यू करवा रहे हैं। तो क्या यहाँ के लोग अशोक की भाषा को समझते थे? क्या यहाँ के लोग अशोक की भाषा को जानते थे सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं, दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस which needs to be understand when we study the continuation of inscription sir, ठीक है ना। So would these orders of the king have to be followed? Answers to such questions not always are easy to find sir, है ना। कि इस प्रकार के प्रश्न हमको तुरंत नहीं मिल, इसके जवाब नहीं मिल पाते, क्योंकि राजा इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते लिखेगा, बट इंस्क्रिप्शंस को समझना बहुत कठिन है, उसको काफी टफ मिल जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। इसके लिए लिखता है कि सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ यू लुक एट द अशोकन इंस्क्रिप्शन which has often been interpreted as the reflecting anguish of the rulers as well as the marking change his attitude towards the welfare। अशोक ने बहुत सारे इनफैक्ट इंस्क्रिप्शंस में अपने एटीट्यूड को हाईलाइट किया गया। अब क्या लिखा गया है सर, ठीक है ना, जहां पे वो अपना गुस्सा दर्शा रहा है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू सर, ठीक है। ये कहता है कि when the king देवम प्रियासी has been ruling for 8 years, the country कलिंग was conquered by him, उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया सर, ठीक है। 150,000 men were deported, 1.5 लाख लोगों को मैंने कहीं और भेज दिया गुलामी करने के लिए, 1.5 लाख लोगों को मार दिया सर, है ना। 100,000 people were killed. After that, now that the Kaling has been taken by देवम प्रियासी, देवम प्रियासी ने कलिंग को जीत लिया है, to an intense study of धम्म, अब मैं धम्म का प्रचार करूंगा,
मैं धम्म के बेसिस के ऊपर अपने जीवन को चलाऊंगा। दिस इज द रिपेंटेंस ऑफ द देवम प्रियासी ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग। कलिंग को जीतने के बाद मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, अब मैं धम्म का प्रचार करूंगा। धम्म क्या है हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ लिया है सर, ठीक है ना। फॉर दिस कंसिडर्ड वेरी पेनफुल एंड डिप्लोरेबल बाय देवम प्रिया that while one is conquering an unconquered slaughter death and deportation of people is there, है ना। तो वो अपना गुस्सा ठलवा रहा है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू बता रहा है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो इंस्क्रिप्शन रिफ्लेक्टेड एटीट्यूड चेंज ऑफ द किंग, राजा के किस तरह से चीजें चलती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमको यहाँ से दिखेंगे। वी सी मल्टीपल पॉइंट्स जो राजा को समझने के लिए जरूरी हो जाते हैं सर, ठीक है ना, कि किस तरह से यहाँ पे राजा अपने इंस्क्रिप्शंस के द्वारा लोगों के साथ संवाद कर रहा है और बता रहा है कि भाई देखिए मेरा हृदय परिवर्तन करने का टाइम आ चुका है, मेरे से गलती हो गई थी सर, ठीक है। सो वी फाइंड कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत अशोक का जो इंस्क्रिप्शन में जो उड़ीसा में एंग्विश है वो एंग्विश एक ही जगह के ऊपर मिलती है, बाकी सब जगह पे नहीं मिलती है। इन अदर वर्ड द इंस्क्रिप्शन हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दैट? इज दैट द एंग्विश ऑफ द रीसेंट कॉन्क्वेस्ट वाज टू पेनफुल इन द रीजन, देयरफॉर द रूलर वाज अनेबल टू एड्रेस द इशू। समझ में आया कि नहीं आया? अशोक ने पूरे भारत के ऊपर साम्राज्य हासिल किया, पर उसने खाली उड़ीसा के ऊपर जो साम्राज्य बनाया और वहां पे एक इंस्क्रिप्शन इशू करवा के लोगों को बताया कि देखिए मैं बहुत दुखी हूं और मुझे धम्म का प्रचार करना है। हो सकता है कि एक चाल होगी, अशोक ने गिरनार को वहां पे इंस्क्रिप्शन बनाया पर वहां पे तो धम्म के प्रचार की बात नहीं की, या बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने इतने लोगों को मरवा दिया। अशोक ने साउथ इंडिया के अंदर इंस्क्रिप्शन इशू करवाए, वहां पे नहीं बताया कि भाई मैंने इतने लोगों को मरवा दिया। अशोक ने कांधार के अंदर इंस्क्रिप्शन इशू कराए, शहबाजगढ़ी में इंस्क्रिप्शन इशू कराए, वहां पे नहीं बताया कि मैंने इतने लोगों को मरवा दिया और मुझे बहुत रिपेंटेंस है, मैं पाश्चाताप करने जा रहा हूँ। एंग्विश है ना, अपनी मन की बात कर रहा है सर, ठीक है। तो पहले क्या मन की बात रेडियो के ऊपर होती नहीं थी, तो पत्थरों के ऊपर राजा कर देते थे सर, ठीक है। तो यू सी कि इसके इंस्क्रिप्शन के पीछे क्या पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है। वहां के उड़ीसा के रोजों को उड़ीसा के लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर दर्शाने की कोशिश कर रहा है अशोक। अशोक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मैं यहाँ पे लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारे साथ संवाद रखिए और मैं आपका भला करने के लिए आया हूं सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं जहां पे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ाई करना और इंस्क्रिप्शन को एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखना काफी कठिन है। इसी के कारण हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शन को एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में जब देखते हैं तो बताते हैं कि देयर आर ऑल्सो लिमिट्स टू द एपिग्राफी। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए लिमिट्स होती है, इसकी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है। जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं पुराने समय के दौरान वो लेटर्स में काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है, शब्द का वो मीनिंग बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा सर, ठीक है ना। वी सी दैट यही पीरियड के अंतर्गत हमको ये भी पता चलता है कि उसका जो पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन है टफ हो जाता है सर, ठीक है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन के लेटर डैमेज हो गए, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की रियलिटी क्या है सर, ठीक है। बिसाइड्स इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट वर सेड, कि पुराने समय के अंदर जो शब्द बोले गए थे, लिखे गए थे, उसका एग्जैक्ट मीनिंग आज की तारीख में बदल सकता है सर, ठीक है ना। तो ये भी काफी टफ चीजें हो जाती है। इफ यू गो थ्रू एन एपिग्राफिकल जर्नल सम ऑफ द लिस्टेड यू विल रियलाइज दैट द स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द वे ऑफ रीडिंग एन इंस्क्रिप्शन, है ना, कि सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। कोई इसको क कहता है, कोई कहता है कि नहीं ये क है, कोई कहता है ये क है, ठीक है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि वो पुरानी भाषा थी, पुरानी लैंग्वेज थी, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। आज की तारीख में thousands and thousands of inscription have been discovered, not all have been deciphered, published and translate, है ना। 1000 से ज्यादा भी इंस्क्रिप्शन, मतलब आप पकड़ के चलिए विजयनगर से लेके मिडिवल इंडिया से लेके एंशिएंट तक हर जगह पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। इंस्क्रिप्शंस आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो हमको हिस्ट्री का एक फ्रैक्शन ही बताते हैं और उनकी लिमिटेशन भी समझना बहुत जरूरी है इन द सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी नीड टू हैव दिस लिमिटेशन। हमको ये भी देखना है कि इंस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो हर चीज़ करेक्ट होगी कि नहीं होगी। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि वो करेक्ट ना भी हो, वो फॉल्स भी हो सकता है सर, ठीक है। डेली इश्यूज जो थे वो इंस्क्रिप्शन पे नहीं लिखे गए, इसके लिए यहाँ बोलता है कि फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस नो मेंशन, नो फाइंड इन द इंस्क्रिप्शन। कॉमन मैन की जो लाइफ थी, कॉमन मैन क्या खाता पीता था, कॉमन मैन को क्या एंजॉय कर रहा था, वो कुछ लिखा ही नहीं है। खाली राजा के इतिहास लिखे है कि राजा ने ये किया, देवम प्रियासी ने वो किया, फला किया, ढिमका किया। तो इतिहास के स्रोत को समझना काफी कठिन हो जाता है सर, ठीक है। बिसाइड द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन एज इनवेरिएबली प्रोजेक्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु कमीशन देम, जिसने कमीशन किया है उसका इतिहास है रेदर देन पब्लिक का इतिहास है सर, है ना। तो एक प्रश्न आता है पीपल्स हिस्ट्री,
लोग क्या कहते हैं सर, ठीक है, लोगों का जीवन कैसे चलता था वो इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता, वो कॉइन से भी पता नहीं चलता। लोगों का जीवन देखना है तो आपको लिटरेचर में देखने की आवश्यकता होगी सर, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दे नीड टू बी जक्सपोस्टेड विद अदर पर्सपेक्टिव एज टू अराइव एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पास्ट। अगर आपको इतिहास को देखना है, भूतकाल को समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इतिहास में और सोर्सेज भी है, उसमें साहित्य है जिसे हम लोग लिटरेचर के रूप में पहचानते हैं, उसको भी समझोगे तो इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमको बहुत मदद कर सकता है। आज की तारीख के अंदर एपिग्राफी के अंदर बहुत सारे इनफैक्ट लिमिटेशंस आ गई है, और वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री को एक पर्सपेक्टिव के थ्रू देखने की हमको मदद कर सकता है। हिस्टोरियंस काफ़ी सारे बहुत सारे एविडेंसेस को क्वेश्चन करते रहते हैं। 19th और 20th सेंचुरी तक आते आते लोगों ने खाली राजाओं के इतिहास को समझा। अब बोला गया है कि पब्लिक के इतिहास को भी देखना पड़ेगा, कि कॉमन पीपल क्या करते थे उसको भी देखने की आवश्यकता है, एक नई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखने की आवश्यकता है। आज की तारीख के अंतर्गत इनफैक्ट जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो आम आदमी था प्राचीन भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, उनके इतिहास को भी समझने की जरूरत है। और इसी के कारण जो इंस्क्रिप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन में कहा शायद तक राजा का इतिहास लिखा होगा, राजा ने जो कार्य किए होंगे वो लिखा होगा, राजा ने कभी अपने गुणगान गाए होंगे वो भी लिखे होंगे, पर इंस्क्रिप्शन के बाहर भी जाने की आवश्यकता है। तो प्राचीन भारत में अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा अलग अलग आपको कॉपर प्लेट्स दिखेंगे, मेटल सरफेस दिखेंगे, रॉक सरफेस दिखेंगे, टेम्पल्स दिखेंगे जहां मल्टीपल इंस्क्रिप्शन इशू किए गए। पर ये इंस्क्रिप्शंस को कि एक नज़र से ना देखा जाए, उसके एक आइडेंटिटी को समझा जाए। और भारत में इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी है बहुत लंबे समय से चलती है सर, ठीक है। सो वी सी दैट एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से शुरू हुआ, उसके बाद आप देखोगे कॉलिन मैकेंजी जैसे लोग आएंगे जिसने विजयनगर के अंदर से बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया सर, ठीक है। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी को आइडेंटिफाई करते हुए अशोक के स्क्रिप्ट के बारे में बताया। कनिंघम ने उसके बाद पूरी की पूरी डेवलपमेंट ही कनिंघम हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखा था। उसके बाद भी फाइंड कि एक जर्नल पब्लिश होती है एपिग्राफी का कार्नाटिका, उसके बाद एपिग्राफी का इंडिका, और उसके बाद फाइनली वी सी डीसी सरकार जैसे स्कॉलर्स आए जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शंस का एक बहुत बड़ा रोल देखा, कहा कि इंस्क्रिप्शंस और कॉइन का स्टडी करो और पूरी की पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करवाओ सर, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ही कंक्लूड होता है। वी सी दिस चैप्टर इज कंक्लूडिंग ओवर हियर। हमने काफ़ी डिटेल वे के अंदर डिस्कशन किया है। कल जब मैं आपको मिलूंगा तो इसके प्रीवियस के क्वेश्चन लेके आऊंगा सर, ठीक है ना। सो टुमारो व्हेन आई विल बी वंस अगेन मीटिंग यू, आई विल बी एक्चुअली टेकिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीरियड फ्रॉम 600 BC टू 600 CE सर, ठीक है ना। और इसमें हम लोग मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे, मतलब एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, साथों साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना। तो कल आपकी एक टेस्ट होगी, यहाँ पे ही हम लोग यूट्यूब के ऊपर ही करेंगे। आपको पता है कि मैं प्रीवियस के क्वेश्चन भी यहाँ पे करवा देता हूँ, सो दैट जो भी बच्चे हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और ओवरऑल आपका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कीप द स्टोरी अप टिल नाउ। कल क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करवा दूंगा और ये चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी है उसको भी हम लोग कंक्लूड करेंगे सर, ठीक है ना। सो वी आर कंक्लूडिंग द सेशन टुडे। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ कि आप में से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। 1 अगस्त से फीस बढ़ जाएगी, उससे पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। पूरा जीएस का हिस्ट्री और ऑप्शनल का हिस्ट्री मैं करवाऊंगा सर, एंड आई एम गारंटिंग यू कि यू विल फील 100% कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। जितने भी बच्चे जो है ना हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को देख के ही घबरा जाते हैं सर, है ना, घबराना नहीं है इतिहास में, हमको उसको स्वीकारना है और उसमें कनेक्शन ढूंढने हैं। प्रश्न चेंजेस के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन कनेक्शन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पे जब ट्रांजिशन हो रहा है उसके ऊपर आते हैं सर, है ना। ऑप्शनल बैच के अंदर भी करवाऊंगा, जीएस के अंदर भी करवाऊंगा। आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेना चाहते हो, कोई और ऑप्शनल लोगे तो भी चलेगा सर, है ना। ऐसा नहीं है कि यू आर सपोज टू टेक ओनली हिस्ट्री ऑप्शनल ओनली, you can take any other optional subject as well, and you can join the Unacademy, मतलब है ना, we have got teachers who are teaching anthropology, political science, you will find public administration, sociology, multiple subjects are being taught by the expert mentors at Unacademy, and they are one of the greatest mentors in the country sir, है ना। तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक दिखेगी कि मैं क्या करता हूँ Unacademy के ऊपर, आपको थोड़ी उसकी एक झलक मिल जाएगी। तो क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लाइव क्लास में आइए, और बेस्ट पार्ट है कि ऑडियो डिस्कशन कर सकते हैं ना। तो हमारे जितने भी प्लस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ एक्चुअली वी कैन डू ऑडियो डिस्कशन, है ना। तो लाइव क्लास में ही वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम लोग देख सकते हैं। तो इट इज सिमिलर टू अ 2 वे क्लास, 2 वे इंटरेक्शन। मैं चालू क्लास में पूछता भी हूँ कि आप इसके बारे में बताइए,
उसके बारे में बताइए, इसकी क्या प्रासंगिकता है सर, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंगली तैयारी करेंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय इसको जरूर से यूज करेगा, PN Live, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। आज की तारीख में 49,680 में GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अब डेडिकेटेड मेंटर रखना चाहते हो, तो वो भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, 76,500 में कवर हो जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।